हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज हो गए हैं हमारी इंग्लिश की क्लास को पूरे 34 दिन यानी 34 डेज। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनको लेकर हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। वो एक जैसे दिखते हैं, जैसे देखने को सी भी बोलते हैं, वॉच भी बोलते हैं, लुक भी बोलते हैं, घर को होम भी बोलते हैं, हाउस भी बोलते हैं, खरीदने को बाय भी बोलते हैं, परचेज भी बोलते हैं। और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि कौन सा वाला कब इस्तेमाल करना, मूड खराब हो जाता है। बता दो हमें। अरे रो मत, मैं आ तो गया हूं तुम्हारे लिए। आज मैं आपको यही समझाऊंगा। अब इन सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स की कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन को और बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज सीखते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स का सही इस्तेमाल। अब भैया बिना देर किए मैं शुरू कर देता हूं इस वीडियो को। और आज है 34वां दिन, फिर से याद दिला दिया, कभी तुम भूल जा, कभी तुम सोचो 134 दिन हो गए, 34 डेज। अब भैया हमारा पहला सेट है वॉच, सी और लुक। अब इन तीनों ने मत्था खराब कर रखा है। तीनों का मतलब होता है हिंदी में देखना, लेकिन कब भैया वॉच लगाना है, कब सी लगाना है, कब लुक लगाना है, कुछ समझ में नहीं आता। आओ मैं अब आपको एक एक करके समझाता हूं। देखो ये बात तो सच है कि तीनों का मतलब देखना होता है, लेकिन अंग्रेज बावले होते, तीनों का अलग अलग जगह इस्तेमाल करते। कसम से हम तो सही है, हम तो जहां देखना, हम तो ताड़ना, देखना, घूरना सब एक ही जगह लगा देते हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग इन्होंने कर रखे हैं। आओ अब समझो एक एक करके इनका इस्तेमाल। वॉच का मतलब देखना होता है, लेकिन ये मोशन वाली चीज को देखना होता है, गतिशील वस्तु को। अब जैसे कोई चीज, ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, गाड़ी जा रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, चलती हुई चीज है। या फिर टेलीविजन, अब तुम कहोगे टेलीविजन कहां चलता है, वो तो रुका रहता है, मैंने तो एल्फी से चिपका रखा घर में उसे। अरे टेलीविजन के अंदर जो पिक्चर चलती है वो तो मोशन में होती है ना। तो तुम टीवी को देख रहे हो बंद को तो वॉच नहीं लगेगा, लेकिन टीवी देख रहे हो, उसके अंदर फिल्म चल रही है, नाटक चल रही है और कोई सी भी खूबसूरत सी हीरोइन आ रही है, तो वो वहां पर वॉच लगेगा, मोशन में मानी जाएगी। ऐसे ही सिनेमा हॉल में बैठे हो, वहां पर पिक्चर चल रही है, तो वहां पर भी मोशन है, तो वहां पर वॉच लगेगा। अब जैसे मुझे कहना है मैं फिल्म देख रहा हूं, तो आई एम वॉचिंग अ मूवी। अब वॉच इसलिए लगा क्योंकि जब फिल्म है, मूवी है, वो मोशन में होगी, रुकी हुई थोड़ी है, स्लो मोशन में भले ही हो, लेकिन मोशन में तो है। तो आप सिनेमा हॉल में आप फिल्म देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं मूवी, तो वो मोशन में है। तो कोई भी चीज जब आप मोशन में देखते हैं, टीवी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई चलती हुई गाड़ी है, कोई चलती हुई चीज है, या फिल्म वगैरह है, या टीवी है, या मोबाइल में गेम है, या मोबाइल की कोई चीज है, मतलब स्क्रीन पर आने वाली कोई भी चीज है, तो उसके लिए वॉच का प्रयोग करेंगे। आगे से फिल्म के लिए सी या लुक मत लगाना, वॉच लगाना। अब दूसरा है सी की फर्स्ट फॉर्म सी, सेकंड सॉ, थर्ड सीन। वॉच की वॉचड होती है सेकंड और थर्ड, इसकी तीनों अलग अलग हैं, सी, सॉ, सीन। अब कुल मिलाकर जो तीनों हैं सी, सॉ, सीन यानी सी, इसका इस्तेमाल करते हैं रुकी हुई चीज के लिए, स्थिर चीज के लिए जो एक जगह रुकी हुई हो, यानी कि मोशन में ना हो, मोशनेबल ना हो। अब जैसे कि मैंने शेर देखा, अब इस सेंटेंस में भी देखना आ रहा है, लेकिन वॉच नहीं लगेगा क्योंकि तो मूविंग चीज के लिए है। शेर बैठा हुआ था, मैं सामने खड़ा था, मैंने शेर देखा, आई सॉ अ लायन, सी की सेकंड फॉर्म। तो सी की कोई सी भी फॉर्म हो लगेगी जब किसी रुकी हुई चीज को देखेंगे। हाँ, अगर आपके दिमाग में ये सोच रहे हो कि अगर शेर चलता हुआ हो तो वॉच लगाएंगे, अभी तो बताया मोशन वाली चीज के लिए वॉच लगाते हैं। मैंने दौड़ता हुआ शेर देखा, तो आई वॉच्ड अ रनिंग लायन, लेकिन यहां पर मैंने शेर देखा, तो अभी सेंटेंस में पता भी नहीं चल रहा है कि वो चल रहा था या रुका हुआ था, तो उसे स्थिर मानेंगे। तो ऐसी कंडीशन में लगाएंगे सी, सॉ, सीन, तीनों फॉर्म हो गई। और भैया लुक का इस्तेमाल कब करेंगे? जब लगातार देख रहे हैं, टकटकी लगाकर देख रहे हैं, घूर कर देख रहे हैं, ध्यान देकर देख रहे हैं, पे अटेंशन कर रहे हैं। जैसे मुझे कहना है मुझे देखो मुझे देखो, इधर उधर मत देखो, तो मेरे कहने का मतलब है अपना ध्यान मेरी तरफ लगाओ। क्लास में ना मोबाइल देखो, ना बराबर वाली को देखो, ना बराबर वाले को देखो, मुझे देखो। तो यहां पर सी एट मी, वॉच एट मी नहीं, लुक एट मी। देखा, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। अब जैसे मैं कहूं मैं तुम्हें देख रहा हूं, अब अगर तुम्हें देख रहा हूं का मतलब ये बराबर तुम्हें ही देखे जा रहा हूं मैं लगातार, तो आई एम लुकिंग एट यू। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनो।
वॉच लगाएंगे मोशन वाली चीज के लिए जो गति में है, सी लगाएंगे स्थिर वस्तु के लिए जो रुकी हुई है, और लुक लगाएंगे ध्यान से देखना, अटेंशन देकर देखना, कहने का मतलब घूर कर देखना, टकटकी लगा कर देखना, फिर चाहे वो गति वाली चीज हो चाहे रुकी हुई हो, उसके लिए लुक का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट वाला सेट देखो, और भैया नेक्स्ट वाला सेट है लिसन एंड हियर। अब लिसन का मतलब क्या होता है और हियर का मतलब क्या होता है ये समझ में नहीं आता लोगों को ये लगता है दोनों का मतलब सुनना होता है, लेकिन कौन सा सुनना कब इस्तेमाल होगा? तो सुनो, अगर कोई ऐसा साउंड सुन रहे हैं जिसकी कोई मीनिंग है, जिसका कोई मतलब है, यानी वो आपको लैंग्वेज में समझ में आता है, तो उसके लिए लिसन लगाएंगे। जैसे गाने की आवाज है तो गाना जब सुनते हैं तो क्या होता है, समझ में आता है, कैसे बताएं कि तुमको चाहे बहन बता ना पाए, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये समझ में आ रही है बात कि ये कह क्या रहा है, कैसे का मतलब क्या है, बताएं का मतलब क्या है, तो ये लिसन में जाएगा। रेडियो भी लिसन में जाता है, क्योंकि रेडियो जब सुन रहे हैं तो वो भी समझ में आ रहा है, तो वो भी लिसन में जाएगा। कोई मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी बात भी आपको समझ में आ रही है, ये भी लिसन में जाएगा। जैसे मैं तुम्हें सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग यू, आई एम लिसनिंग यू, आईएनजी लगाना पड़ा, रहा हूं क्योंकि टेंस से, तो यू क्या यहां लिसन का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तुम जो भी बोल रहे हो वो समझने लायक है, वो चीज समझी जा सकती है, उस आवाज को अंडरस्टैंड करता है माइंड, कन्वर्ट कर सकता है, लैंग्वेज है वो, एक लैंग्वेज जो हो, तो उसके लिए लिसन लगाते हैं। और कोई ऐसी आवाज हो जिसको समझ में ना आए, जैसे बम फटने की आवाज, कुत्ते के बाद कुत्ता भौंक रहा है, तुम्हें समझ आएगा कि वो व्हाट्सएप का पासवर्ड मांग रहा है तुमसे, वो तो भौं कर रहा है बस, तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बिल्ली का मियाऊं करना, और जो है चिड़िया का चहचहाना, पंखे का गिर जाना, तुम्हारे कोई रैपट मार दे उसकी आवाज, तुम्हारे कोई घूंसा मार दे उसकी आवाज, तो ये सारे जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं, साउंड होते हैं जो इंसान समझ नहीं सकता, लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकता, उनके लिए हेयर लगेगा। जैसे मुझे कहना है मैंने एक आवाज सुनी, अचानक से कोई धम से गिरा, धम, अब धम का मतलब क्या होता है, तो ये कोई लैंग्वेज थोड़ी है, तो यहां पे ये एक लैंग्वेज वाला साउंड नहीं है, एक अंडरस्टैंडेबल साउंड नहीं है, तो यहां पे लिखाएंगे मैंने आवाज सुनी, आई हर्ड अ साउंड, आई हर्ड, हेयर की सेकंड फॉर्म हर्ड भी बोलते हैं, आई हर्ड अ साउंड। ठीक है, समझ में आया? तो लिसन माने कोई ऐसी आवाज सुनना जो लैंग्वेज में हो, अंडरस्टैंडेबल हो, और जो है क्या नाम है, हेयर का मतलब वो जो आवाज अंडरस्टैंडेबल ना हो, यानी जिसको आप लैंग्वेज में कन्वर्ट ना कर सके, समझ ना सके। ठीक है, नेक्स्ट वाला सेट देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है पुट, कीप और प्लेस। पुट, कीप और प्लेस तीनों का मतलब होता है रखना, लेकिन कब पुट लगाना है, कब कीप लगाना है, कब प्लेस लगाना है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और मैं अब आपको इसको भी क्लियर करके बता देता हूं कि कब पुट लगाना है, कब कीप लगाना है, कब प्लेस लगाना है। अब ये तो मैंने अभी बताया कि तीनों का मतलब होता है रखना, लेकिन अंग्रेज इतने बावले हैं, उनके लिए तो रखना भी अलग अलग होता है। अरे क्या है यार ये, चलो समझाता हूं। देखो भैया, अगर कोई चीज पहले से कहीं रखी हुई है और उसको उठाकर दूसरी जगह रखना है, तो वहां पर पुट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे कहना है अरे सोनू वो वहां पर मोबाइल रखा है, वहां से मोबाइल उठा के टेबल पर रख दो, मोबाइल टेबल पर रख दो। अब यहां पे कहने का मतलब यह है कि रखा हुआ कहीं और है, वहां से उठाकर उसको रिप्लेस करना है दूसरी जगह, तो पुट का इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल टेबल पर रख दो, पुट योर मोबाइल ऑन द टेबल, पुट द मोबाइल ऑन द टेबल। तो देखा आपने कि पुट द मोबाइल, तो पुट का इस्तेमाल से पता चला कहीं रखा हुआ था। अब आते हैं कीप पे। कीप का मतलब यह है कहीं रखा हुआ नहीं था, अपने पास था, अब उसे नीचे रखना है, तो वहां पर कीप रखेंगे। अरे भैया कि मोबाइल हाथ में लेके खड़े हो, नीचे रख दो, सेंटेंस वही है, मोबाइल टेबल पर रख दो, ये वाला बना लेते हैं, मोबाइल टेबल पर रख दो, सेंटेंस वही है, लेकिन इस बार कहीं और से उठा के नहीं रखना, हाथ में से रखना है, नीचे रखना है, ऊपर से नीचे रखना है, तो वहां पर कीप का इस्तेमाल होगा। मोबाइल टेबल पर रख दो, कीप द मोबाइल ऑन द टेबल, कीप द मोबाइल ऑन द टेबल। और प्लेस कहते हैं जहां पर किसी जगह को फिक्स कर दिया जाए। अब भारी भरकम कोई चीज, फ्रिज हो गया, अलमारी हो गई, बेड हो गया, या कोई और ऐसी चीज है जिसे फिक्स कर दिया जाए, एक जगह पर रख दिया जाए, दोबारा उसको बहुत दिनों बाद हटाया जाए, वहां पर प्लेस बोलते हैं। जैसे फ्रिज को कोने में रख दो, प्लेस द रेफ्रिजरेटर इन द कॉर्नर, प्लेस द रेफ्रिजरेटर इन द कॉर्नर। यहां पर पुट नहीं आएगा, कीप नहीं आएगा, प्लेस आएगा, यानी प्लेस माने रख देना, एक जगह पर फिट कर देना। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि पुट का इस्तेमाल होता है एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर रखने के लिए, कीप
कीप का इस्तेमाल होता है अपने पास से कोई चीज नीचे रखने के लिए, या फिर किसी गाड़ी में से उतार कर नीचे रखना, या फिर किसी जगह से उतार कर नीचे रखना, उससे नीचे की जगह पे। और प्लेस का मतलब होता है कोई भारी भरकम वस्तु या कोई चीज ऐसी जिसे फिक्स कर दिया जाए एक जगह लंबे समय के लिए, वहां पर प्लेस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है बाय एंड परचेज। इसे लेकर तो बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। बाय का मतलब भी खरीदना होता है, परचेज का मतलब भी खरीदना होता है। अब इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन जानकारों का मानना है, और बड़े बड़े जानकार, एक तो मैं ही हूं जानकार बहुत बड़ा, और इसके अलावा मैंने कई सारी नॉवेल्स पढ़ी है, बहुत सारी जानकारी इसके बारे में इकट्ठा की है, उसके बाद मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन निकाली है कि कोई सस्ती चीज खरीदते हैं, आप सस्ती के लिए कोई अमाउंट फिक्स नहीं कर रखा कि इतने वाली सस्ती मानी जाएगी और इतने वाली महंगी। मतलब आपकी पॉकेट के अनुसार अगर कोई चीज आपको सस्ती लगती है तो उसके लिए बाय का इस्तेमाल करेंगे, और कोई चीज आपको महंगी लगती है तो उसके लिए परचेज का इस्तेमाल करेंगे। दोनों का मतलब खरीदना होता है, लेकिन महंगी के लिए परचेज और सस्ती के लिए बाय। जैसे मैं कहूं मैं मोबाइल खरीदूंगा, सो आई विल बाय अ मोबाइल, आई विल बाय अ मोबाइल। तो यहां बाय से पता लगा कि ये मेरी पॉकेट के अनुसार है। अब मैं आईफोन वाईफोन खरीद लूं, इतने तो मेरी किडनियां बिक जाएंगी, मैं वैसे ना खरीद पाऊंगा, तो वहां परचेज लगाएंगे। जैसे मुझे कहना है मैं घर खरीदूंगा, अब घर तो हर किसी के बस की बात होती नहीं है, तो यहां पर परचेज का यूज करेंगे। आई परचेज अ हाउस या होम, आई विल परचेज अ हाउस। तो यहां पर परचेज से पता चला कि थोड़ी महंगी वस्तु है जो अफोर्ड आसानी से नहीं की जा सकती। और तुम अंबानी हो, मुझे तो लगता है अंबानी कहता होगा आई विल बाय अ हाउस। ओ भाई कितना मजा आता होगा, उसके लिए तो परचेज का होता ही नहीं होगा, वो तो परचेज काट रखा होगा, स्कूल में कहता होगा अपने हमारे बच्चों को परचेज मत सिखाना, सब चीज आसान वाली है। भाई साहब मस्त है। चलो नेक्स्ट वाला देखो, और भैया लास्ट वाला है होम एंड हाउस। अब होम एंड हाउस को लेकर भी अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। दोनों का हिंदी में मतलब होता है घर, लेकिन कौन सा वाला होम है कौन सा वाला हाउस है ये समझ में नहीं आता। तो आओ अब मैं आपको इसमें डिफरेंस समझाता हूं। देखो भैया, न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर बम नहीं बोल रहा, न्यूक्लियर फैमिली मतलब एक सिंगल फैमिली, सेपरेट फैमिली जिसे तुम बोलते हो उसे न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं इंग्लिश में। तो न्यूक्लियर फैमिली यानी कि सेपरेट फैमिली जिस घर में रहे वो एक होम होता है, और जिसमें ज्वाइंट फैमिली रहे, जिसमें बहुत सारे कमरे हों, उसे हाउस कहते हैं। इसके ऊपर सेंटेंस में कैसे बनाऊं, मुझे इतने सेंटेंस नहीं आते, बस तुम ये ध्यान रखना। जैसे मैं घर खरीदूंगा तो आप अपने बीवी बच्चों के लिए खरीदोगे, तो आई विल बाय अ होम परचेज, सॉरी मैं अंबानी नहीं हूं, आई परचेज अ होम। और अगर मैं अपने चाचा ताऊ भी रहेंगे, उसमें फूफा भी रहेंगे, और हमने बुआ भी बुला रखी नंद नगरी वाली, और सुंदर नगरी वाले फूफा भी बुला रखे, सब एक साथ रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आई परचेज अ हाउस। हाउस यानी एक से, इसीलिए तो हाउसफुल होता है भाई साहब, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो हाउस बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा मेंबर्स, एक से ज्यादा फैमिली मेंबर्स, मतलब फैमिली एक होती है, बीवी बच्चे और माता पिता, और भैया जो है क्या नाम है, एक से ज्यादा हो तो फूफा ऊपा सब जिसमें घुस जाते हैं, वो हाउस कहलाता है। और ज्यादा कमरों वाला घर मतलब जिसमें ज्यादा कमरे हो, और छोटा घर उसे होम बोलते हैं, होम स्वीट होम। सही है। तो भैया आज आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात। अब बारी है आपके होमवर्क की, क्योंकि मैं तुम्हें वेला छोड़ नहीं सकता। मैं चाहता हूं कोई काम तो करो, और लगाओ जी इनके लिए होमवर्क लगाओ। तो ये रहा आपका होमवर्क। अब भैया इसमें जो सेंटेंसेज है वो उसमें वही वॉच का सही इस्तेमाल, सी का सही इस्तेमाल, हाउस या होम का सही इस्तेमाल, या फिर जो भी मैंने आपको परचेज या बाय पढ़ा है उसका सही इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले अपनी नोटबुक में कॉपी करना, उसके बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। मैं लाइक कर चेक करूंगा, कोई गलती करोगे पैर क्यों उठा रहा हूं मैं, फिर कोई गलती करोगे तो मैं आपको हर्ट गलती में हर्ट नहीं दूंगा, कमेंट में बता दूंगा, और वेरी गुड की जगह हर्ट देकर जाऊंगा। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की 34वें दिन की वीडियो। अब 35वें दिन भी कुछ नया होगा। 60 दिनों तक जुड़े रहो, इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। सबको बताओ बेहतरीन क्लास चल रही है इंग्लिश स्पीकिंग की, और एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।